प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर विराट जियो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा जो पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें हम राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी सामान्य जानकारी हम लोगों ने जो है अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम लोग 2 पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसकी जो उत्पत्ति हुई, तो इसकी उत्पत्ति नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण हुई। यहाँ पर प्राचीन समय में जो है नदियां बहती थी, ये भाग हरा भरा था। तो उसके पक्ष में प्रमाण क्या है? पहली चीज ये है दोस्तों कि इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है, ठीक है। इन दो चीजों पे हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। अब जब हम लोग यहाँ पर पक्ष में प्रमाण की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो प्रमाण है वो दोस्तों ये है कि पश्चिमी मरुस्थल में जो नदी बहती है उसको हम लोग कहते हैं प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, अथवा इसको हम लोग ध्वस्तवती नदी कहते हैं। और यही ध्वस्तवती नदी का जो है वो भाग है आज घग्गर नदी, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब भारत में हम लोग त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो गंगा, यमुना और सरस्वती, तो गंगा और यमुना के तो आज विद्यमान है लेकिन सरस्वती के अवशेष नहीं है। तो वो सरस्वती नदी गई कहाँ दोस्तों? तो ऐसा माना जाता है वो यही सरस्वती नदी है, ध्वस्तवती नदी, जिसको पुराणों में और वेदों में कहा गया है, तथा आज उसका एक स्वरूप घग्गर नदी है। इसी नदी ने मार्ग परिवर्तन हो गया और भूमिगत बहने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये इसके पक्ष में पहला प्रमाण है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रमाण यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर में एक स्थान है जिसको अपन लोग कहते हैं आकल। आकल से दोस्तों वुड फॉसिल पार्क प्राप्त हुआ है। यहाँ एक वुड फॉसिल पार्क है, ठीक है। वुड फॉसिल पार्क का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वुड का मतलब होता है लकड़ियां, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ियां। और फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवावशेष। फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवावशेष। तो यहाँ लकड़ियों और जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं आकल जैसलमेर में। तो दोस्तों यहाँ लकड़ी और जीवों के अवशेष कैसे प्राप्त हुए? जब यहाँ प्राचीन समय में लोग रहते हों, जब यहाँ पर वनस्पति हो, यहाँ पर जीव जंतु हो, तभी यहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ आकल का जो वुड फॉसिल पार्क प्राप्त हुआ है वो किस युग का है दोस्तों? मध्यजीवी महाकल्प का है। कौन से महाकल्प का है? मध्यजीवी महाकल्प का है, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं मेसेजोइक महाकल्प। और इस मेसेजोइक कल्प में एक युग हुआ था दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं जुरेसिक युग। तो उस जुरेसिक युग के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं और लकड़ियों तथा जीवों के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे वुड फॉसिल पार्क नाम दिया गया है। ये आकल नामक स्थान पर जैसलमेर से ये प्राप्त हुए हैं। तीसरी चीज जो है वो दोस्तों यहाँ जैसलमेर के अंदर जो है वो एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं चांदन नलकूप। क्या कहते हैं दोस्तों? चांदन नलकूप। ये चांदन नलकूप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मीठे जल के भंडार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए दोस्तों? मीठे जल के भंडार। और मीठे जल के भंडार इस मरुस्थल में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको थार का घड़ा कहते हैं। तो ये जो मीठे जल के भंडार मरुस्थल में कहां से प्राप्त हुए? तभी प्राप्त हुए जब यहाँ पर पुराने समय में नदियां बहती होंगी, इस भाग में भूमिगत जो है वो मीठे जल के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इसके पक्ष में प्रमाण हुए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपभागों की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम लोगों ने 2 उपभागों में डिवाइड किया है दोस्तों। कितने उपभागों में डिवाइड किया है? 2 उपभागों में डिवाइड किया है। तो उसका हम लोग जो है वो यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो थार का मरुस्थल है उसका किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। तो इसके उपभाग कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 उपभाग हो जाएंगे, ठीक है। 2 उपभाग इसके हो जाएंगे दोस्तों। अब ये 2 उपभाग हो जाएंगे दोस्तों, तो ये 2 उपभाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला इसका उपभाग और यहां से हो जाएगा इसका दूसरा उपभाग। तो पहला उपभाग जिसको हम लोग कहते हैं उष्ण शुष्क महान भारतीय मरुस्थल, क्या नाम दिया गया दोस्तों इसको? इसका नाम दिया गया है उष्ण शुष्क महान भारतीय मरुस्थल। ये इसका पहला उपभाग है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं उष्ण शुष्क महान भारतीय मरुस्थल। इसका जो दूसरा भाग है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका दूसरा भाग है दोस्तों अर्ध शुष्क अथवा राजस्थान बांगर। दूसरा भाग कौन सा है?
अर्ध शुष्क अथवा राजस्थान बांगर। इस प्रकार से हमने पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा दोस्तों। पहला भाग तो है उष्ण शुष्क महान भारतीय मरुस्थल और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क अथवा राजस्थान बांगर। तो उष्ण शुष्क मरुस्थल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, और अर्ध शुष्क मरुस्थल का दूसरा नाम क्या देते हैं, राजस्थान बांगर भी देते हैं दोस्तों हम लोग। अब यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो इनका जो विभाजन किया गया उसका आधार क्या है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि यहाँ से जो है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा निकलती है। कौन सी समवर्षा रेखा निकलती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से निकलती है दोस्तों। और ये जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हमारा जो पश्चिम का मरुस्थल है उसको शेष राजस्थान से अलग करती है। यानी कि इसके अगर आप लोग पश्चिम में जाओगे तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और पूर्व में जाओगे तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और वर्षा रेखा है जिसको अपन लोग कहते हैं दोस्तों 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये इस मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इसके डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी हुई दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क। तो उनको विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इनको विभाजित करती है दोस्तों। तो आप 25 सेंटीमीटर की समवर्षा जब रेखा विभाजित करती है तो उष्ण अथवा शुष्क मरुस्थल जो भी है ये वाला भाग, उसमें कितनी वर्षा होती है दोस्तों, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर। जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल में कितनी वर्षा होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर वर्षा। उसके बाद में फिर जब हम लोग इसमें देखते हैं, इसी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी की जब हम लोग दोस्तों स्टडी करते हैं, तो ये वाला जो भाग है उसकी अगर हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है वो दोस्तों पूरी तरह से उष्ण और शुष्क जलवायु, अर्थात ये पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है, महान मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। और यहाँ की जलवायु की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो ये किस प्रकार की जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान बांगर के नाम से भी जो है वो हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब फिर हम लोग जब यहाँ देखते हैं तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उष्ण शुष्क अथवा महान भारतीय मरुस्थल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो एक तो कौन सा जिला आ जाएगा, पूरी तरह से जैसलमेर जिला जो है वो इसमें आ जाएगा उष्ण शुष्क अथवा महान भारतीय मरुस्थल में। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों बीकानेर जो है, ठीक है, इस बीकानेर का दक्षिणी भाग यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों आ जाएगा आपके बाड़मेर, और इस बाड़मेर का कौन सा भाग आ जाएगा दोस्तों, उत्तरी भाग आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आ जाएगा पूर्वी जोधपुर का भाग आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी जोधपुर का भाग आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है, यानी यहाँ से हम लोग देखें उष्ण शुष्क अथवा महान भारतीय मरुस्थल में, तो पूरी तरह से एक जिला कौन सा आ जाएगा दोस्तों, जैसलमेर आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, दक्षिणी बीकानेर आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो पूर्वी जोधपुर आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो उत्तरी बाड़मेर आ जाएगा। ये जो जिले हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, इस भाग की जब हम लोग बात करते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं, तो एक तो यहाँ से ये जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएंगे। कौन कौन से जिले आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में यहाँ से शेखावाटी के तीनों जिले आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वो देखते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर आता है। उसके बाद में फिर हम लोग दोस्तों इसमें देखते हैं तो नागौर जो है उसके नागौर आ जाएगा इसमें। और फिर हम लोग देखते हैं तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जहां जहां पर भी है, तो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले जो जिले हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जिले हैं वो किस में आ जाएंगे, आप लोगों के अर्ध शुष्क मरुस्थल अथवा राजस्थान बांगर में आ जाएंगे। ये इन दोनों का जब हम लोग जो है डिवाइडेशन करते हैं। अब हम लोग जब देखते हैं दोस्तों तो ये उष्ण शुष्क अथवा महान भारतीय मरुस्थल है, इसको फिर हम लोग दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। वैसे मूलतः इसको 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे उष्ण शुष्क महान भारतीय मरुस्थल जो है इसके फिर उपभाग कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग वैसे देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से मरुस्थलीय भाग है, पूरी तरह से रेतीला भाग है दोस्तों। तो एक भाग तो वो आ गया जिसको हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। उसके बाद में यहाँ दूसरा क्षेत्र आ जाता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, क्योंकि ये पूरे रेत के टीले हैं, महान भारतीय मरुस्थल है, रेतीला क्षेत्र है। तो इसमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां बालू का स्तूप बनते हैं
बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीले बनते हैं, ठीक है। तो इन बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र हो गया तो उसको बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र कहते हैं। जहां बालू का स्तूप नहीं है उसको कहते हैं बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र। तो जो युक्त क्षेत्र है वो रेतीला क्षेत्र है, ठीक है। तो इस रेतीले क्षेत्र को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ईर्ग। क्या कहते हैं इसको, ईर्ग कहते हैं। और जो बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश अर्थात जहां बालू का स्तूप नहीं है तो वो क्षेत्र कैसा है दोस्तों, वो क्षेत्र है आपके पथरीला क्षेत्र है। और इस पथरीले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हम्माद कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्माद कहते हैं। और कुछ क्षेत्र दोस्तों ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित क्षेत्र। क्या कहते हैं, मिश्रित क्षेत्र, ठीक है। अर्थात इस मिश्रित क्षेत्र में दोस्तों रेत और पत्थर दोनों का मिश्रण पाया जाता है। और ऐसे जो मिश्रित क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग रेक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके दो भाग हो गए, बालू का स्तूपों से युक्त प्रदेश जो रेतीला क्षेत्र है उसको ईर्ग कहते हैं, बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश जो पथरीला क्षेत्र है उसको हम्माद कहते हैं, तथा मिश्रित क्षेत्र जिसमें रेत और पत्थर दोनों है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक कहते हैं। तो ये जो नाम है वो अफ्रीकी मरुस्थल से लिए गए नाम है। अफ्रीका में जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको हम्माद कहते हैं दोस्तों, अफ्रीका में जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसको रेक कहते हैं दोस्तों, तथा अफ्रीका में जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको ईर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से उष्ण शुष्क महान भारतीय मरुस्थल के हम लोगों ने 3 भाग कर दिए हैं। उसमें एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश। अब फिर हम लोग उसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अर्ध शुष्क अथवा राजस्थान बांगर प्रदेश। तो अर्ध शुष्क अथवा राजस्थान बांगर प्रदेश को अगर हम लोग देखें दोस्तों कि इसके कितने उपभाग हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने 4 उपभागों में बांटा है। कितने उपभागों में बांटा है दोस्तों, 4 उपभागों में बांटा है। अब वो 4 उपभाग कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो दोस्तों ये रहा पहला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये जो पहला क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं घग्गर प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको घग्गर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका ये रहा हो गया दोस्तों दूसरा क्षेत्र, ठीक है। और इस दूसरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शेखावाटी अंतःस्रावी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आता है इसका तीसरा क्षेत्र और वो आता है दोस्तों नागौर जिले में, ठीक है। तो इसको हम लोग दोस्तों जो है वो कहते हैं नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको नागौरी उच्च भूमि प्रदेश कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है इसका चौथा क्षेत्र और उस चौथे क्षेत्र को जो है हम लोग कहते हैं जहां जहां से लूनी नदी बहती है उस पूरे क्षेत्र को हम लोग जो है वो एक उपभाग के रूप में मानते हैं और उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों लूनी नदी बेसिन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको लूनी नदी बेसिन। और इसी क्षेत्र को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, गोडवाड़ प्रदेश। क्या नाम दिया गया इसका, गोडवाड़ प्रदेश। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो अर्धशुष्क अथवा राजस्थान बांगर को फिर हम लोगों ने यहाँ 4 उपभागों में बांटा। एक तो घग्गर प्रदेश, घग्गर नदी बहती है, एक शेखावाटी क्षेत्र जिसमें शेखावाटी के क्षेत्र आते हैं, अंतःस्रावी क्षेत्र है, नागौरी क्षेत्र जिसको उच्च भूमि का प्रदेश कहते हैं, उसके बाद में लूनी नदी बेसिन जहां लूनी नदी बहती है और गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो ये जो दोस्तों घग्गर प्रदेश है, इस घग्गर प्रदेश की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो एक नदी बहती है और वो नदी कौन सी है दोस्तों, घग्गर नदी बहती है। और इसमें दोस्तों 2 जिले आते हैं। कौन कौन से 2 जिले आते हैं दोस्तों, तो एक तो आता है आपके गंगानगर और एक कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आता है। तो इसमें दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आते हैं दोस्तों जिसको हम लोग घग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र आ गया, ये रहा दोस्तों। तो शेखावाटी क्षेत्र में फिर 3 जिले आते हैं दोस्तों और वो जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो है चूरू, उसके बाद में है दोस्तों झुंझुनू, उसके बाद में है दोस्तों सीकर, ठीक है। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर इसमें आते हैं जिसको शेखावाटी अंतःस्रावी क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो अंतःस्रावी क्षेत्र का मतलब क्या है, अंतःस्रावी क्षेत्र में यहाँ चूरू आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर दोस्तों जो है वो आप लोगों के झुंझुनू आ गया और फिर दोस्तों सीकर आ गया। तो अंतःस्रावी का मतलब इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो कैसी है दोस्तों, भूमिगत नदियां यहाँ पर बहती है दोस्तों। कैसी नदियां यहाँ पर बहती है, भूमिगत नदियां यहाँ पर बहती है, इसलिए इसको अंतःस्रावी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो मुख्य नदी कौन सी है, कांतली है, वो दोस्तों यहाँ की मुख्य नदी है। उसके बाद में फिर अपन लोग दोस्तों अगली बात करते हैं नागौर क्षेत्र की जिसको हम लोग नागौरी उच्च भूमि प्रदेश कहते हैं। तो क्योंकि ये भाग जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है इसलिए इसको उच्च भूमि प्रदेश कहते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी ये विशेषता है कि जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर खारे पानी की झीलें। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं लूनी नदी बेसिन। तो लूनी नदी जहां जहां से होकर के बहती है
उसको लूनी नदी बेसिन कहते हैं। और क्योंकि इस क्षेत्र में एक बोली प्रचलित है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, गोडवाड़ी, और गोडवाड़ी बोली के कारण इस प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है। और मुख्य रूप से गोडवाड़ी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, तो एक तो है पाली और एक है जालोर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे एक तो जालोर का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर एक दोस्तों पाली का क्षेत्र आ जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर का कुछ क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद जोधपुर का कुछ क्षेत्र आ जाता है, नागौर का कुछ क्षेत्र आ जाता है। ये जहां जहां से होकर के और लूनी नदी बहती है उस पूरे क्षेत्र को हम लोग जो है लूनी नदी बेसिन अथवा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये हो गए मरुस्थल के दो भाग, जिसमें एक हो गया उष्ण शुष्क महान मरुस्थल और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क अथवा राजस्थान बांगर जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।